नमस्कार, आपको जागरूक करने वाली, जानकारी देने वाली और हर समाचार के पीछे छिपी सोच में नया नजरिया पैदा करने की हिम्मत देने वाली खबरों के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसाद खान। पहले बीएसएफ, फिर सीआईएसएफ और अब भारतीय सेना के जवान ने सिस्टम के ढोल में पोल का सच देश के सामने वीडियो के जरिए वायरल कर दिया। तो आज सेना प्रमुख ने कह दिया कि जो कहना है वो वीडियो से नहीं, सीधे मुझे लिखकर बताओ। सुनने में अच्छा लगता है कि सेना प्रमुख अब सीधे जवानों की शिकायत पर एक्शन लेंगे, लेकिन जो दिखता है सिर्फ वही नहीं होता। आज आपको दिखाएंगे कैसे सिस्टम के आगे आवाज उठाने पर उसे अनुशासन के पट्टे से दबा दिया जाता है। जवान कहता है, अफसर शोषण करते हैं, सेना प्रमुख हंसकर टाल जाते हैं। एक एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक है। अब उनके मेम साहब कुत्ते टालाना, बूट पालिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। सेवादार का सवाल उठाया है, ये गलत फहमी है कि सिर्फ ऑफिसर्स को ही सेवादार ऑथराइज होते हैं, जीएसओ को भी सेवादार है। जवान छुट्टी न मिलने पर गोली चला देता है। अफसर कहते हैं वो तो दिमागी रूप से कमजोर था। इसका इंटरनल डिस्प्यूट है, इंटरनल मानसिक तनाव में जी रहा था, ये मेंटली अपने आप को इम्बैलेंस पा रहा था। जवान खाने के घोटाले पर आवाज उठाता है। अफसर कहते हैं वो मानसिक रूप से ठीक नहीं। और भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होगी। वो बिंदु पर भी जांच होगी कि ड्यूटी पर रहते हुए इसने मोबाइल फोन अपना जमा क्यों नहीं कराया। आज देश के उन 3 जवानों की खबर आपको जानना जरूरी है जिन्होंने शोषण, भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ आवाज उठाई। तो इनके माथे पर अनुशासन की गोंद से मानसिक रूप से बीमार होने का पट्टा चिपका दिया गया। देश की सेवा करने वाले उस जवान की खबर भी आप देखेंगे जिसे सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए अपना मुंह छिपाने की मजबूरी आन पड़ी। आज आपको पता चलेगा, अनुशासन सेना के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन क्या शोषण, भ्रष्टाचार की कीमत पर? मौजूदा हालात में सुरक्षा बलों के आला कमान को लेकर एक कहावत आज मुझे आपको याद दिलानी है। सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन बगल वाले के घर में। और कुछ यही हाल देश के सुरक्षा बलों को लेकर अफसरों की सोच का भी, जो चाहते हैं कि सैनिक दुश्मन से तो लड़े, लेकिन अपने हक की लड़ाई पर खामोश हो जाए। हम किसके भरोसे अपने घर में सुरक्षित रहते हैं, ये तभी पता चलता है जब एक जवान के शहीद होने की खबर आती है। या फिर एक जवान जब कहता है कि वो देश की रखवाली तो कर रहा है, लेकिन अफसरशाही, साहबगिरी के जाल में फंसकर। एक एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक है। अब उनके मेम साहब कुत्ते टालाना, बूट पालिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। एक जवान देश की रक्षा का सपना लिए सेना में भर्ती होता है, लेकिन उसके अफसर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, इसका सच वायरल हुआ 42 ब्रिगेड देहरादून में तैनात रहे लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह के वीडियो से। यज्ञ प्रताप सिंह के वीडियो में सिर्फ सेना के अफसरों पर शोषण के आरोप की कहानी भर नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाली खबर भी है। कैसे आवाज उठाने पर सेना में चूर चूर कर देने वाला दमन शुरू होता है। मैं 15 जून 2016 को एक एप्लीकेशन लिखा था जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव एवं उच्चतम न्यायालय के पास में भारतीय सेना के में अधिकारियों द्वारा जवानों के शोषण के बारे में एक प्रार्थना पत्र लिखा था, जिसका लेटर प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से हमारे ऑफिस में एक लेटर आया, जिससे हमारे ब्रिगेड में हड़कंप मच गया और अधिकारी लोग हमारे ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिए। लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह का सिर्फ इतना कहना था कि सेना में अफसरों की जी हुजूरी करने के लिए जो 3 लाख सेवादार हैं, उन्हें देश के काम आने दीजिए।
सिर्फ साहब, बीवी और उनके बच्चों का नौकर बनाकर मत रखिए, लेकिन इस शिकायत के बाद दावा है कि टॉर्चर ज्यादा हुआ, एक्शन कम। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर अजय पासभोला साहब, डिप्टी कमांडर BK जैन साहब, कैंप कमांडर मेजर रिचर्ड साहब और सूबेदार मेजर बाबूलाल साहब, सूबेदार मनीराम साहब और नायक सुमेर, ये सभी लोग मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाना शुरू कर दिए। जिन अफसरों का नाम लांस नायक ने अपने वीडियो में लिया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या जांच हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सेना प्रमुख तो जवान को ही मुंह बंद रख के सन्नाटे में शिकायत की नसीहत दे रहे हैं। I have issued orders that in the army headquarters we will have a chief of army staff suggestion cum grievances box placed at various places. देश के सेना प्रमुख कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बात जवानों को पता है कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब सेना में क्या है। इसीलिए आज एक जवान को मुंह छिपाकर अपनी बात रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। फोर्स में कोई भी फोर्स हो, आर्मी चाहे पैरामिलिट्री फोर्स कोई भी हो, उसमें सारा अफसरगिरी चलता है और ये फोर्स में अफसरगिरी नहीं चलना है। जो अंग्रेजों के जमाने में चला रहता है वही आज तक वो चला हुआ है। सुरक्षा बल का ये जवान अगर मुंह छिपा रहा है तो इसके पीछे वजह साफ है। याद करिए क्या हुआ था BSF के तेज बहादुर के साथ। जब उन्होंने खाने के घोटाले की आवाज उठाई तो अफसर घोटाले की जांच पीछे करके नियम कायदा कानून पढ़ाने लगे थे। ये जरूर कहा गया है कि जिस समय जवान ड्यूटी पर जाता है तो उसे अपना मोबाइल फोन वहां के कोर्ट में जमा कर देना चाहिए। ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। तो क्या करे जवान, सिर्फ झेलता रहे? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक BSF के 77% जवानों को पूरी नींद तक मुहैया नहीं होती। 54% जवान अफसरों की गाली खाकर परेशान हैं। 52% जवान अपने अफसरों की बातचीत के गलत रवैये की शिकायत करते हैं। 50% जवान कहते हैं कि उन्हें जरूरत के वक्त पर छुट्टी भी नहीं मिलती। ये बात सेना और सरकार दोनों को समझनी चाहिए कि जवान देश की रक्षा करना चाहते हैं, न कि अफसरों के कुत्तों की पहरेदारी। जवान गोली चलाना चाहते हैं लेकिन देश के दुश्मनों पर, बल्कि सिस्टम से थक कर, लड़कर, परेशान होकर अपने साथियों पर नहीं। उधर आज BSF के जवान तेज बहादुर की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के जवानों को घटिया खाने की शिकायत सही नहीं। अब अगली खबर, और अब वो खबर जो आपकी औलाद, आपके अपनों की नौकरी और देश के विकास से जुड़ी हुई है। देश में एक बार फिर बेरोजगारी बढ़ने के बादल छाए हुए हैं। ऐसा अंदेशा UN की एक रिपोर्ट में आज जताया गया है। देश में रोजगार के अवसर बढ़े, उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया शामिल है। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी देश में रोजगार के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 2018 के बीच भारत में बेरोजगारी में मामूली इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आशंका है कि पिछले साल के 1.77 करोड़ बेरोजगारों की तुलना में 2017 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1.78 करोड़ और उसके अगले साल 1.8 करोड़ हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि साल 2016 रोजगार के नजरिए से बेहतर था। जाहिर है ये आंकड़े बेरोजगारी दूर करने के वादे के साथ आई सरकार के लिए मुफीद नहीं है।
ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाते हैं क्योंकि हाल ही में प्रति व्यक्ति आय में बड़े इजाफे की संभावना जताई गई है। 2016-17 में देश की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए पार कर जाने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में ये 93,293 रुपए थी। वहीं अगर बात प्रति व्यक्ति कर्ज की करें तो हर भारतीय पर करीब 54,000 रुपए का कर्ज है। ऐसे में सवाल ये है कि जब लोगों की आय बढ़ रही है, सरकार बुनियादी ढांचे में ज्यादा निवेश कर रही है, ऐसे में रोजगार पैदा क्यों नहीं हो रहा? सरकार के लिए चिंता की बात यह भी है कि तमाम कोशिशों के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी नहीं आ रही। देश की जीडीपी विकास दर 2016-17 में धीमी होकर 7.1% रह जाने का अनुमान है, जो पिछले साल 7.6% थी। आर्थिक वृद्धि दर में कमी का कारण मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नरमी आना है। दरअसल सरकार की कोशिश चीन की तरह देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की थी, जिसने सुई से लेकर हवाई जहाज बनाकर दुनिया को अपना बाजार बना दिया, जिससे उसके लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिला। सरकार को लगता था कि बड़े बाजार और सस्ते श्रम के बलबूते वो चीन की कहानी को दोहरा देगी, लेकिन अपने कार्यकाल के आधे सफर में वो ये कमाल नहीं कर पाई है। और अब खबर आपकी सांसों से जुड़ी हुई है। दुनिया में प्रदूषण में सबसे ज्यादा मौत भारत में होती है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन आज केंद्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिससे लगता है कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार कंफ्यूज हो गई। प्रदूषण से दिल्ली का हाल बेहाल है। सांस लेते ही न जाने कितने जहरीले तत्व शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले साल बड़ा कदम उठाते हुए 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को बैन कर दिया था। अब इसी आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि एनजीटी का लगाया बैन हटा दिया जाए। दलील दी गई, इस फैसले से कार उद्योग को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही गरीब लोगों के रोजगार पर असर होगा। 26 नवंबर 2014 को एनजीटी ने दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी। इसके अगले साल ही पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों के चलने पर भी रोक लगा दी। इतना ही नहीं, जुलाई 2016 में एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करे। एनजीटी के आदेशों से उम्मीद जगी कि शायद दिल्ली गैस चेंबर बनने से बच जाएगी, लेकिन ग्रीन पीस इंडिया की ताजा रिपोर्ट हर दिल्ली वाले को परेशान करने वाली है। देश के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली टॉप पर है। भारत के किसी भी शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए बनाए गए मानकों की सीमा का पालन नहीं किया है। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या तंबाकू के कारण होने वाली मौतों के बराबर पहुंचने वाली है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि बढ़ते प्रदूषण की मुख्य वजह पेट्रोल डीजल का बढ़ता इस्तेमाल है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आपके चैनल ने 2 महीने पहले सांसों में घुलते जहर का हिसाब करने की कोशिश की थी, जिसमें प्रदूषण से मरती दिल्ली की बात सामने आई थी। ये वो मशीन है जो हर पल बता रही है कि हवा कितनी खतरनाक है। एबीपी न्यूज की टीम ने डॉक्टरों की संस्था आईएमए के महासचिव के अग्रवाल के साथ इस पोल्यूशन मीटर के जरिए घर के अंदर, सड़क पर और कार में जायजा लिया कि इस धुंध में जो सांस हम ले रहे हैं उसमें कितना जहर घुला है। आम आदमी पोल्यूशन की बात करता है तो वो PM 2.5 और PM 10 की बात करता है। 10 मतलब अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में डैमेज। 2.5 मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड को, ब्रेन को डैमेज करेगा। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार ने ही पर्यावरण संबंधी मामलों के निपटारे के लिए एनजीटी का गठन किया है तो वो खुद ही एनजीटी के आदेश पर पालन क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं 10 साल पुरानी अधिक गाड़ियों को सड़कों से हटाने को लेकर एक राय बन पा रही? आखिर क्यों पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे पर भी हमारे सिस्टम में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है? आजकल बिना जांच के बौद्धिक जुगाली करने की होड़ सी मची हुई है। ये गलती वो लोग ज्यादा कर रहे हैं जिनके ऊपर जनता तक सच पहुंचाने की जिम्मेदारी है। और एबीपी न्यूज
इसी ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में हम आज खादी कैलेंडर पर गांधी जी की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाने के विवाद का सच आपको बताने जा रहे हैं, जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ये सरकार कोई भी चीज़ भूल से होने नहीं देती, खुद भूल करती है लेकिन किसी और को भूल नहीं करने देती। 2017 में गांधी जी की अदला बदली कर दी है मोदी जी ने। मोदी जी अपने आप को पहले तो पटेल भी समझते थे, अब वो अपने आप को गांधी भी समझते हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग के इसी कैलेंडर और डायरी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जगह ले ली। इस इल्जाम पर सरकार के जवाब ने आरोपों की हवा निकाल दी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब खादी कैलेंडर पर बापू की फोटो नहीं छापी गई हो। 5 बार ऐसा हुआ जब राष्ट्रपिता की फोटो खादी कैलेंडर पर जगह नहीं बना पाई थी। ये साल थे 1996, 2002, 2005, 2011, 2012, 2013 और 2016। पूरी डायरी के अंदर अगर आप देखेंगे गांधी जी के कोट्स हैं, फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है। ये वो तस्वीर है जब उन्होंने 500 चरखे जो हैं लुधियाना में बांटे थे। इस जानकारी के बाद तो तय है कि गांधी को रिप्लेस कर मोदी को लाने के आरोपों में दम नहीं है। वैसे एक हकीकत ये भी है कि मोदी के कार्यकाल में खादी की तकदीर बदल गई है। कांग्रेस के 50 सालों के राज में खादी की बिक्री 2 से 7% तक सीमित रही। पिछले 2 साल में खादी की बिक्री में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। खादी की बिक्री में 34% इजाफा हुआ है। खादी के फैशन बनने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। मन की बात हो या फिर सरकार के 2 साल पूरा होने का जश्न, मोदी ने ये समझाने की कोशिश की कि खादी ही गेम चेंजर है। मैं हर एक को कहता हूं 2 अक्टूबर को कुछ न कुछ खादी का खरीदिए, और वो महीने भर कमीशन भी देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप खादीधारी बने। एक आध चीज खादी की तो घर में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। आप देखिए, गरीब आदमी को मदद होगी। एक अलग पहचान बना है। अब खादी युवा पीढ़ी के भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। फैशन के रूप में भी खादी ने अपनी जगह बनाई है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी मतदान कैसे आपके बच्चे का भविष्य बनाएगा, आज की सबसे सकारात्मक और अच्छी खबर देखिए। यूपी के गाजियाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 11 फरवरी को मतदान होना है। गाजियाबाद प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। अफसरों को जिम्मा तो सौंप दिया गया। बड़ी चुनौती चुनाव को सफल बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट के लिए मतदान केंद्र तक लाने की है। गाजियाबाद प्रशासन ने इसके लिए क्या अनोखा उपाय तलाशा है। आदेश जारी किया गया है कि जो माता पिता वोट देंगे तो उनके बच्चों को स्कूल में 5 नंबर ज्यादा दिया जाएगा। ये एक्स्ट्रा नंबर स्कूल की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में मिलेंगे। 25 जनवरी को हमारे सभी जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में एक मतदाता जागरूकता का पोस्टर लेते हुए और एक फोटोग्राफ अपने प्रिंसिपल को भेजेंगे, और उसके बाद 11 जनवरी के बाद में स्वयं उपस्थित होकर दिखाएंगे, तो उसमें बच्चे को 5 नंबर उसको मिलेंगे, उस प्रैक्टिकल के लिए एडिशनल मिलेंगे। गाजियाबाद प्रशासन के इस आदेश को लेकर स्कूली बच्चे जोश में हैं। ये फैसला जो लिया गया है ये बहुत सही है। इससे जो लोग वोट नहीं डाल पाते वो भी इस साल वोट डालने जाएंगे। हम भी अपने मम्मी पापा से कहेंगे कि वोट डालने जाएं, जिससे हमको भी फायदा मिलेगा। 5 नंबर हमें फ्री के मिल जाएंगे और जो मतदान होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद की 3 ग्रामीण सीटों मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी में वोटों का औसत 61% से ज्यादा था, जबकि विधानसभा सीट गाजियाबाद की शहरी क्षेत्रों की, जिसमें गाजियाबाद शहर और साहिबाबाद में यही औसत 51% रहा।
देखना दिलचस्प होगा कि गाजियाबाद प्रशासन के नए ऐलान से तस्वीर कितनी बदलती है।